हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से आप 2 से 3 प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट रिविजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य। तो दोस्तों भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो वह होगा दोस्तों सूर्य हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों? सूर्य हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम फटाफट रिविजन करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ठीक है, यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है 25%, 30%, 50% या 10%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10%। कितना होता है दोस्तों? 10% स्थानांतरित होता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल। तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसको कहते हैं? तो वह हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, और शुक्र ग्रह को दोस्तों भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ठीक है, ये भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, सुनामी का कारण है। ऑप्शन है एक बहुत गर्म समुद्री धारा। अगला ऑप्शन है मछलियों का बहुत बड़ा समूह। सी ऑप्शन है पिघलता हुआ ग्लेशियर। और डी ऑप्शन है समुद्र तल में भूकंप। तो दोस्तों सुनामी का कारण क्या हो जाएगा इनमें से? तो वह होगा दोस्तों समुद्र तल में भूकंप। क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्र तल में भूकंप सुनामी का कारण होता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? तो वह होगा दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो वह नदी निकलती है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रश्न के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन ए है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो वह है दोस्तों राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। अगला ऑप्शन है दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है। ऑप्शन है अगला दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। अगला ऑप्शन है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। किस पर दोस्तों? दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ईंधन पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, यानी कि CNG। क्या हो जाएगा दोस्तों? CNG को पर्यावरण स्नेही माना जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों CNG का कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। ऑप्शन है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या बी और सी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों, यानी कि लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग यह रोकथाम करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? ऑप्शन है जट्रोफा, कैंडल नट ट्री, कॉपर लीफ या सर्पगंधा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पौधा ऐसा है जो यूफॉर्बिया फैमिली की है और वह बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो वह होगा दोस्तों जेट्रोफा। क्या होगा दोस्तों? जेट्रोफा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, ठीक है। शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह स्थित कहाँ है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या केरल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल में। शांत घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इनमें से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फटाफट रिविजन कर रहे हैं हम। प्रश्न है हमारा अगला, जल समस्या का निराकरण संभव है? ऑप्शन है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, या वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोच के बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी विधि को अपनाकर जल समस्या का निराकरण कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 306, 275, 206 या 175। दोस्तों एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है दोस्तों 206, ठीक है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं और शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। शिशु अवस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों? 300 हड्डियां पाई जाती है और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है? ऑप्शन है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहद आंत की दीवार से या यकृत में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत की दीवार से, यानी कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, तो इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत की दीवार से, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? ऑप्शन है गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ। तो दोस्तों इनमें से कौन सा बीज नहीं है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साबूदाना। साबूदाना एक बीज नहीं है, ठीक है। और गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होते हैं क्योंकि इनमें पुनः नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है क्योंकि यह साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है मिश्रण, पृथक्करण, छानना या ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृथक्करण, यानी कि अलग अलग छांटना, ठीक है। पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। ऑप्शन है सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छात्रों का विश्वास, ठीक है। छात्रों का विश्वास शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग लिखा है, उसके घरेलू उपचार लिखे हैं, ठीक है। पहला रोग है कटे और घाव, ठीक है। कटे और घाव घरेलू उपचार है ताजे धनिया के बीजों से। अगला रोग है सामान्य ज्वर, तो इसका घरेलू उपचार है हल्दी के चूर्ण से, ठीक है। अगला रोग है आंख की सूजन, उपचार है मेथी की बीजों की चाय, ठीक है। अगला ऑप्शन है दांत का दर्द और उपचार है हींग के चूर्ण से, ठीक है। आइए विकल्प को देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख के बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा गलत है, सोच के बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। A2, B3, C1, D4, ठीक है। यानी कि आइए देखते हैं ध्यान से, यानी कि दोस्तों कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से सही होगा। किससे दोस्तों? कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से, यानी इसका मिलान यहाँ से होगा, ठीक है। सामान्य ज्वर मेथी के बीजों की चाय से, ठीक है, इसका मिलान इससे होगा। और सी ऑप्शन आंखों की सूजन का मिलान होगा दोस्तों ताजे धनिये के बीज से। किससे दोस्तों? ताजे धनिये के बीज से, ठीक है। और दांत का दर्द किससे सही होगा दोस्तों? हींग के चूर्ण से, ठीक है दोस्तों, हींग के चूर्ण से, यानी इसका इसी में मिलान होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कटे और घाव हल्दी के चूर्ण से सही होगा। सामान्य ज्वर मेथी के बीजों के चाय से सही होगा। आंख का सूजन ताजे धनियों के बीज से सही होगा। और दांत का दर्द हींग के चूर्ण से सही होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन है गेहूं की, धान की, दलहन की या उपरोक्त सभी की। दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, तो किसमें उपस्थित होते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दलहन की। किसमें दोस्तों? दलहन की फसलों में नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोमैग्निफिकेशन है। ऑप्शन है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता या इनमें से सभी। तो दोस्तों बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे। तो दोस्तों प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह आपको सबको पता होना चाहिए, हरे पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमें O2 देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? O2 देते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, O2 हमें देते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 8, 7, 6। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और वो 8 राज्य कौन से हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। वो 8 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, पहला कौन सा है दोस्तों? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जो भारत के जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शन है उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। दोस्तों यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ होगा? तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। यानी कि यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे आते हैं, वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादों अथवा हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि इस श्रेणी के उदाहरण हैं। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं दोस्तों? जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, मांसाहारी में जीव कौन कौन से होंगे दोस्तों? मेढक मांसाहारी है, मछली, बिल्ली तथा भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। दोस्तों 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लाहौर, पठानकोट, अमृतसर या अंबाला। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था दोस्तों अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में, और वह हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, और वह हुआ था अमृतसर पंजाब में। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी दोस्तों W.C. बनर्जी ने। किसने की थी दोस्तों? W.C. बनर्जी ने की थी, और यह हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन ए है तारापुर, कलपक्कम, रावत भाटा या काकरापाड़। दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वह है दोस्तों
तारापुर। कौन सा है दोस्तों? तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों तारापुर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों तारापुर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। और कल्पक्वम कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। यह कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कल्पक्वम तमिलनाडु में है। रावत भाटा दोस्तों राजस्थान में स्थित है। और काकरापार यह गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है हमारा, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। और यह चंपारण सत्याग्रह दोस्तों गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो यह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था दोस्तों 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया। और यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसने भारत में गांधी जी के सत्य तथा अहिंसा के ऊपर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न दोस्तों समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।